नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो सेगमेंट जिसमें आपको दिखाते हैं वो खबर जिन पर पूरे दिन हलचल होती है और पूरे दिन हमारी नजर रहती है। जी हाँ, खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी एबीसीडी आपको बताएंगे। और आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर से हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स, जो कि एक एक खबर की एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनुज का, आदर्श का हमारे साथ जो बने हुए हैं। आदर्श, खबरों के सेंसेक्स में एक अहम खबर आज के लिए क्या है? देखिए, खबरों के सेंसेक्स में ना सिर्फ यूपी की बल्कि पूरे देश की जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं वो है लखीमपुर खीरी के इस हादसे में जिस व्यक्ति आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, आज उसकी कोर्ट में पेशी होगी। माना जा रहा है कि दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच में सिविल कोर्ट नंबर 2 के कोर्ट में ये पेशी होगी। और माना जा रहा है कि आज पुलिस जो है वो पुलिस कस्टडी रिमांड यानी पीसीआर के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल आशीष मिश्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और इसी लखीमपुर खीरी के जो जिला कारागार है वहां पर बंद है। फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो उनसे किसी व्यक्ति के मिलने की सूचना नहीं है, ना ही उन्होंने किसी को फ़ोन किया है। सामान्य रूटीन जो जेल का होता है वो फॉलो किया जा रहा है। आज पुलिस और जो साक्ष्य इकट्ठा करने हैं और जो पूछताछ करनी है उसको लेकर पुलिस कस्टडी रिमांड मांग सकती है। साथ ही साथ उनके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, क्या और साक्ष्य सबूत पेश कर सकते हैं, इसको लेकर भी बात हो सकती है। क्योंकि जैसा कि गिरफ्तारी के ठीक पहले जो डीआईजी साहब है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमसे और उन्होंने सही तरीके से बर्ताव नहीं किया, हमें जांच में सहयोग नहीं दिया, इसी वजह से हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है आज सोमवार का दिन है और आज पुलिस 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांग सकती है। आज पूरे दिन इसी खबर पर हमारी नजर होगी। चलिए ठीक है आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। रंजिता भी जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी। रंजिता, जरा आप ही बताएं आज आपके लिहाज से कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है? देखिए, खबरों के सेंसेक्स में आज कांग्रेस की जो देशव्यापी मौन व्रत है उसका आयोजन किया गया। ये खबर सेंसेक्स में ऊपर रह सकता है क्योंकि आज पूरे दिन जो है वो कांग्रेस अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में अपना मौन व्रत कर रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि जिस तरह से अजय मिश्र के बेटे को न्यायिक हिरासत में रखा गया है, लेकिन उनके पिता गृह राज्य मंत्री हैं और ऐसे में उनके गृह राज्य मंत्री होते हुए एक आप निष्पक्ष जांच जो है वो नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई, हालांकि उन्होंने सरेंडर किया और पुलिस जिस तरह कार्रवाई कर रही थी, 5 दिन तक उन्हें खोजा जा रहा था। और कांग्रेस का ये कहना है कि जब उनके पिता ही गृह राज्य मंत्री है, ऐसे में उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच किस तरह होगी। और उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज कांग्रेस सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हर राज्य में जो है वो मौन व्रत रखेगी। कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उनको अपने अलग अलग राज्यों में रहने के लिए कहा गया है। जैसे प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगी, जो अलग अलग जो प्रभारी हैं वो अपने अपने राज्यों में जाएंगे और वहाँ ये प्रोटेस्ट करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से कल वाराणसी में प्रियंका गांधी की किसान न्याय रैली को एक बड़ी सफलता मिली है, जिस तरह की भीड़ वहां देखी गई है, ऐसे में कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आम लोगों से जुड़ा है, किसानों से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस को इसमें पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस आम जनता, जो हमेशा कांग्रेस पर सवाल उठते रहे हैं कि आम जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस कभी सड़क पर नहीं दिखती है, और उसको ही देखते हुए कांग्रेस का आज ये मौन व्रत रखा गया है। बिल्कुल रंजिता, शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ सके हैं इस वक्त। अनुज, बताइए जरा क्या अपडेट आपके पास आज के लिए, क्या अहम खबर? जी देखिए, आज सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला हो सकता है और ये बात आज कोर्ट में अगर सुनवाई होती है तो ये हो सकता है कि क्या आर्यन खान अभी जेल में ही रहेंगे या फिर उन्हें जमानत मिलेगी और वो अब अपने घर जा सकेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है, खास तौर पर आर्यन खान के लिए, कि अगर कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होती है तो ऐसे में ये फैसला आ सकता है कि उन्हें जमानत मिल सकती है। निश्चित तौर पर इस खबर पर सबकी निगाहें रहेगी, सबकी नज़रें रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर एनसीबी की पूरे मामले में बात करें तो एनसीबी जो है वो अपोज कर सकती है जमानत याचिका की। जिस तरीके से हमने देखा कि किला कोर्ट में भी लगातार
एनसीबी की तरफ से लगातार जमानत याचिका का विरोध किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अभी उनकी जांच जो है वो जारी है, ऐसे में जमानत न दी जाए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैट्स का भी हवाला दिया गया था, तमाम चीज़ों का हवाला दिया गया था और जमानत याचिका का विरोध किया गया था। तो ऐसे में जहां एक तरफ एनसीबी जो है सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका का विरोध करेगी, वहीं दूसरी तरफ जो मानशिंदे हैं, जो कि बचाव पक्ष आर्यन खान के जो वकील हैं, वो यही चाहेंगे कि आज वो इस तरीके की दलील दे जिससे कहीं न कहीं आर्यन खान को राहत मिले और उन्हें जमानत मिले। जहां तक इस पूरे मामले की बात करें तो एनसीबी लगातार मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 2 विदेशी मूल के लोग शामिल हैं। साथ ही साथ एनसीबी का ये भी कहना है कि काफ़ी संख्या में उन्हें ड्रग्स की बरामदगी भी हुई है। कई लिंक मिले हैं, कई चैन मिले हैं। जिस तरीके से एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि तमाम कड़ियां इस पूरे मामले की स्टैब्लिश करनी है, यानी तमाम कड़ियां इस मामले की जोड़नी है। इसको लेकर एनसीबी जो है वो जमानत याचिका का विरोध कर सकती है। जो हमारे सोर्स हैं, जो एनसीबी के बड़े अधिकारी, उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वो जमानत याचिका का विरोध करेंगे क्योंकि इस मामले की कई कड़ियां जोड़नी अभी बाकी है। साथ ही साथ ये जो 20 गिरफ्तारियां हुई हैं आर्यन खान के लिए अगर बात की जाए तो सबसे राहत की बात यह है कि आर्यन खान के पास से किसी तरीके की ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है और यही बात आर्यन खान के वकील लगातार कोर्ट में कहते आ रहे हैं कि उनके पास से कहीं कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला है। ऐसे में उनको जो है जमानत दे दी जाए, ऐसा उन्होंने किला कोर्ट में भी कहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनसीबी की, तो एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि आर्यन खान इस पूरे मामले के कड़ी हैं, इसलिए उनको जमानत न दी जाए। ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो टोटल 20 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से एनसीबी अगर जमानत याचिका का विरोध करती है तो वो अपना क्या पक्ष रखती है, क्या बताती है कि किस तरीके से ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं और क्यों जमानत न दी जाए। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष यानी मानशिंदे की तरफ से तमाम दलील रखी जाएगी। जो भी अपोज करेंगे एनसीबी की तरफ से, जो भी अपोज किया जाएगा, उस बाबत बचाव पक्ष जो है वो पूरी तैयारी से उतरेगा और कोशिश यही रहेगा कि आज आर्यन खान को जमानत दे दी जाए ताकि वो अपने घर जा सके। जी बिल्कुल अनुज, बनी रहिए आप हमारे साथ। अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, आपके पास कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, आज पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बंद होने वाला है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज जो हैं, मेडिकल से जुड़ी हुई, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई, दूध सब्जियों से जुड़ी हुई, सिर्फ वही सीमित समय तक शुरू होंगी। लेकिन इसके अलावा सारे ऑफिसेज, सारी दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं एमवीए महाविकास अघाड़ी की तरफ से, जिसको लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी द्वारा प्रोटेस्ट होने वाले हैं। बता दें कि फिलहाल मैं तस्वीरों के जरिए आपका ध्यान ले जाऊं, मैं मौजूद हूं माहिम स्टेशन के बाहर और यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि हमेशा लोगों की लाइन कतारें लगी होती थी बसेस के लिए, लेकिन आज शिवसेना ने बस यानी कि जो बीएसटी की पब्लिक बसें हैं उसे निकलने नहीं दिया है, बंद का समर्थन करते हुए, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना हो रहा है। जब जो दुकानें हैं वो बंद होने वाली है। ट्रेड यूनियन द्वारा जब हमारी बात हुई थी तो उसमें ये बात सामने आई थी कि पहले कल के दिन वो पॉलिटिक्स को और दुकानों को अलग रखने की बात कर रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि नवरात्रि का वक्त चल रहा है, त्योहारों का वक्त चल रहा है और लॉकडाउन के दरमियान अभी कहीं जाकर उनका जो बिजनेस है वो ट्रैक पे आ रहा है। लेकिन आज सुबह जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि शिवसेना द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया है कि दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा, जिसके चलते दुकानदार 4 बजे तक शाम को अपनी दुकानें बंद रखेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन होगा। राजभवन के सामने भी जो कांग्रेस है वो साइलेंट प्रतिक्रिया में मार्च प्रोटेस्ट करने वाली है। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद अपना विरोध दर्ज करते हुए शिवसेना ने भी कहा है कि न सिर्फ वो बसेस को रोक रही है बल्कि वो रेल रोको आंदोलन भी करेंगी। वर्ली में भी वो सारी जो दुकानें हैं महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में उसे जबरदस्ती बंद भी करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि बिल्कुल अग्रसर शिवानी, लेकिन राम कदम की तरफ से और इनफैक्ट बीजेपी की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है, उनका क्या स्टैंड है? जी
जी बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर बीजेपी का साफ साफ ये कहना है कि वो शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो या ये पूरी महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की मौत से कंसर्न नहीं है, बल्कि इनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो लोगों के सामने आए और इस तरीके का प्रदर्शन करें। कहीं ना कहीं इसको अपॉर्चुनिटी की राजनीति शिवसेना एमवीए की पूरी सरकार के विरोध में बीजेपी ने करार दिया है कि इनको अपने महाराष्ट्र के अंदर जो किसानों की तकलीफ है वो नजर नहीं आती। बाढ़ उत्पीड़ित जो किसान थे, जिनके घर और पूरी जो खेत थी वो बर्बाद हो गए, उसको लेकर सरकार ने कोई बहुत बड़ा बजट नहीं पास किया, ना उन तक मदद पहुंचाई। लेकिन अब जब लखीमपुर की बात आई है तो इस पर राजनीति करके इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा बीजेपी का साफ साफ कहना है। बिल्कुल शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ। ईशान वानी भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशान, आपके पास आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? एक के बाद दूसरा लगातार 2 एनकाउंटर्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में कल शाम से, और इसमें 2 मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया गया है। पहली अनंतनाग में जब एक ओजीडब्ल्यू के ठिकाने पर पुलिस रेड करने के लिए जा रही थी, उनको अरेस्ट करने के लिए जा रही थी, तभी वहीं ओजीडब्ल्यू के आसपास इलाके में मिलिटेंट्स ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिस का कर्मी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और वहीं दूसरा एनकाउंटर जो है बांडीपोरा में हुआ, जो पहले 3 ओजीडब्ल्यूज हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो मिलिटेंट आउटफिट के थे, उनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया। जो एक सोमो ड्राइवर की किलिंग हुई थी, जिन अभी लगातार जो किलिंग हो रही थी, उसमें एक सोमो ड्राइवर को भी मारा गया था बांडीपोरा में, और उस किलिंग के आसपास जो है काफी पुलिस क्लूज जुटाने में लगी थी। और कल उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 4 ओजीडब्ल्यू को पकड़ा है, लेकिन जो 5वां ओजीडब्ल्यू है जिसने उसको वहां पर बुलाकर फिर गोलीबारी कराई, वो जो है मिसिंग है, और शायद उसने मिलिटेंट आउटफिट ज्वाइन किया है। और अभी एक खबर मिली है सुबह सुबह कि एक इम्तियाज नामी मिलिटेंट को जो है अभी उन्होंने पुलिस ने मार गिराया है। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा है कि सेना और पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन जो है अभी भी बने हुए हैं। अब ये देखना होगा कि कितने सारे ऑपरेशन जो है आने वाले दिनों में पुलिस और बिल्कुल ईशान, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो ये हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपके पास क्या अहम खबर आज के लिए? देखिए, आज सबसे जो अहम खबर है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेके है, और बहुत बड़ा धचका नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उनका प्रोमिनेंट चेहरा और जो कि बहुत करीबी माने जाते हैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के, देवेंद्र सिंह राणा आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कल उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वो इस समय दिल्ली में, उनके साथ सुरजीत सिंह सिलाथिया दूसरे प्रोमिनेंट फेस जो कि जम्मू रीजन से हैं, और वो भी आज इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों ही ऐसे चेहरे थे जो काफ़ी देर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे। अगर देवेंद्र सिंह राणा की बात करें तो 3 बार एमएलए रह चुके हैं, और उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, तो उस दौरान ये उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल एडवाइज़र भी थे। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उन जैसा शख्स कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ेगा, क्योंकि हर समय शाना उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े नजर आते थे। लेकिन आज वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा झटका अब्दुल्ला के लिए भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी, क्योंकि इतना प्रोमिनेंट चेहरा उनके पास जम्मू रीजन में खासकर नहीं था। और दोनों ही आज जब ज्वाइन करेंगे तो बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। वो इसलिए मौजूद होंगे कि ताकि ऐसी फीलिंग ना आए कि ये आउटसाइडर है बीजेपी के अंदर। सारों का समर्थन है, सेंट्रल लीडरशिप का तो है ही समर्थन क्योंकि वो ज्वाइन कर रहे हैं, और स्टेट की जो यूनियन टेरिटरी की यहाँ की लीडरशिप है उनका समर्थन भी है। रविंदर रैना जो कि पार्टी प्रेसिडेंट है वो भी वहाँ होंगे। एमओएस टू होम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो उनके बड़े भाई भी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो फॉर्मर डिप्टी सीएम जैसे कविंदर गुप्ता या डॉक्टर निर्मल सिंह वो भी इस समय मौजूद होंगे। ज्वाइन करने के बाद कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से होगी, और हो सकता है अमित शाह से भी बाद में मुलाकात करेंगे। आने वाले दिनों में काफी उथल पुथल होने वाली है। उनके साथ साथ जम्मू की राजनीति भी बदलने वाली है, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जब कभी भी चुनाव हो उनके पास नए चेहरे हों, ऐसे एक्सेप्टेबल चेहरे हों जो कि खासकर जिनकी पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी हो सकता है कि कभी चुनाव हो तो हो सकता है ये चीफ मिनिस्टर की तरह इनको प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की जो छवि है काफी क्लीन है और काफी प्रोमिनेंट माने जाते हैं जम्मू रीजन की। अगर बात करें तो उनका क्रॉस पार्टी लाइन देखा जाए तो रिलेशनशिप सबके साथ बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन की जाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा ठीक है प्रदीप, इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के लिए अच्छी बात है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन श्रृंजॉय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रृंजॉय, आपके पास आज की सबसे अहम खबर कौन सी है? मेन बात आज यही है, जो खबर आ रहा है लद्दाख से, अब बातचीत हुआ था चीन से, लेकिन कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है। आशा था हॉट स्प्रिंग्स माने PP-15 में कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन हो नहीं हुआ है। देखिए 3 इशू डिस्कस किया है,
इंडिया और चाइना, लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन 14 कोर कमांडर, मेजर जनरल लिन लिू चाइनीज कमांडर। 3 एरिया था PP-15, एक था डेप्सैंग और थर्ड एरिया था CNN जंक्शन। ऐसा है, डेप्सैंग बहुत पुराना केस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी, वो सॉल्व होना उतना आसान नहीं है, लेकिन ये है आशा था PP-15 सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया है इस बार। लेकिन बोथ साइड्स हैव सेड दोबारा बात करेंगे, तो कब अब बात होगा ये देखने पड़ेगा। लेकिन इस बार बात आगे नहीं बढ़ा है और बोथ साइड्स हैव अग्रीड दोबारा बात करना है। बिल्कुल। लेकिन संजय, जो 13वीं दौर की सैन्य बातचीत हुई, इस बातचीत के बारे में चाइनीज मीडिया का जो रुख है वो तो उल्टे भारत के खिलाफ रुख आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से अनुचित मांगे की जा रही हैं, जिनको मानना फिलहाल चाइना के लिए संभव नहीं है। हाँ, वो तो चाइना बोले गए, और क्या बोल सकता है, चाइना आके बैठ गए हैं 1 साल पहले। अच्छा, और ये भी मानना चाहिए गालवान ठीक हो गया, मिट गया प्रॉब्लम। आपका पैंगोंग में इतना बड़ा प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया। हॉट स्प्रिंग्स, ये PP-15 वाला प्रॉब्लम उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आसानी प्रॉब्लम है। चीन PLA क्यों इतना मुश्किल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहे। PLA की थे लास्ट ईयर 30 अप्रैल में, मान लीजिए PLA क्या हॉट स्प्रिंग्स में थे? नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो आए 1 महीने बाद, वहां आके बैठ गए। बात ये है, तो आप आए हैं, आप बैठे हैं, आप 50,000 सेना लेके बैठे हैं, तोप लेके, टैंक लेके आप जाइए वहां। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ अमित कुमार भी जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास आज ऐसी कौन सी खबर जो दिन भर बड़ी रह सकती है? मुझे लगता है कि और बहुत ही ऐतिहासिक खबर है। ऐतिहासिक इस बात से कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय स्पेस संघ, जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। 11 बजे वो वर्चुअली इसकी शुरुआत करेंगे। और इसका महत्व इस लिहाज से है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस और जो सैटेलाइट का जो एक इंडस्ट्री है, उसमें भारत जो है, अगर पूरे एसोसिएशन के तौर पर जाता है तो एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। और सबसे बड़ी बात की जो आत्मनिर्भर भारत की बात बार बार प्रधानमंत्री कह रहे थे, तो एक कदम आगे बढ़ेगा आत्मनिर्भर भारत की तरफ। जब भारतीय कंपनी, जो भारतीय स्पेस से जुड़ी हुई जो भारतीय कंपनी है, उनका जब एसोसिएशन बनेगा, तो वर्ल्ड मार्केट में भी उनका वर्चस्व बढ़ेगा, उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, वो उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो उस लिहाज से ये आज एक जो कार्यक्रम है 11 बजे, जो प्रधानमंत्री भारतीय स्पेस संघ का जो उद्घाटन की शुरुआत करने जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत ऐतिहासिक कदम है, जो स्पेस और सैटेलाइट के क्षेत्र में। बिल्कुल। लेकिन इसका प्रारूप अमित क्या होगा और किस तरीके, क्या टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट में इस संघ की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, इससे सबसे बड़ी बात की जब पूरी जो इंडस्ट्री है, जो आज वो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोगों से बातचीत भी करेंगे, वर्चुअली बात करेंगे। तमाम जो भारत में जो कंपनियां हैं, चाहे L&T हो, टाटा हो, ये जो कंपनियां स्पेस से जुड़ी हुई है, ये सब कंपनियां मिलकर रहेंगी। तो जब भविष्य में जो पॉलिसी निर्माण भी होगा, उसमें इनका दखल होगा, क्योंकि भविष्य में जो नई पॉलिसीज बनेंगी वो इस पूरे एसोसिएशन की तरफ से होगी। और सबसे बड़ी बात कि कई दुनिया में देश हैं जिनका सैटेलाइट भारत छोड़ रहा है, स्पेस में भारत अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जो भारत की कंपनियां हैं, अगर सब मिलकर साथ काम करेंगी, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस उसमें भी भारत की भागीदारी बढ़ेगी। तो उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज जो प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं, इसीलिए इसे एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर कहा जा रहा है। अमित, एक छोटा सा जानकारी मैं और चाहूंगा कि इसमें जो सरकारी एजेंसीज हैं, सिर्फ उन्हीं के जो सरकारी जो विनियम हैं, सिर्फ वही एजेंसीज इसमें शामिल रहेंगी, या अन्य स्टेक होल्डर्स भी जो इस सेक्टर में काम करते हैं वो भी शामिल रहेंगे? जी, पूरी प्राइवेट जो कंपनीज अगर आप देखें तो उसमें टाटा है, L&T है, तो इस तरह की कंपनियां अगर है तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं। तो ये प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि स्पेस इंडस्ट्री अब ऐसा है जिसमें कई प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ती जा रही है, जो अपने जो टेक्नोलॉजी के जरिए स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो भारत की प्राइवेट कंपनीज है, उनको एक साथ जोड़ा जाएगा। सब लोग एक साथ मिलकर जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनेगा, उसमें सब लोग हिस्सेदारी होगी, और सब मिलकर स्पेस में एक नए कैसे तकनीक लाया जाए, कैसे भारत को और आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बात की जो है, सारी चीजें इंडियन टेक्नोलॉजी है, और इसीलिए इसे आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से एक बड़ा कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
चलिए ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। कुंदन भी जुड़ चुके हैं। कुंदन, आपके पास कौन सी बड़ी खबर? देखिए, बिल्कुल देश में जो कोयले का संकट और इसके बाद पावर संकट के नाम पे बवाल मचा, मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से आज बड़ी खबर होने वाली है। दिल्ली को लेकर ऊर्जा मंत्री ने बहुत साफ कहा कि कोई संकट नहीं। इसके ठीक थोड़ी देर बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का बयान आता और वो कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से उनके खुद के एक बवाना के प्लांट में गैस की दिक्कत हुई और इसके बाद जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उन्होंने संदेश दिया। तो मुझे लग रहा है कोल मंत्रालय के तरफ से और कोल मंत्रालय के अधिकारी जब आज एक बार बैठेंगे, वो एक बार फिर से इस चीज को असेसमेंट करेंगे और भारतीय रेलवे जो कि कोयले को उठाकर पावर प्लांट तक लेके जाती है, वहां तक एक तरह से कोऑर्डिनेशंस बनाने की कोशिश की जाएगी। और लगातार, हालांकि कल ट्वीट करके कोल मंत्री ने कहा था, प्रहलाद जोशी ने, कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है और जितने की खपत है रोजाना हम खदान से पावर प्लांट तक पहुंचा दे रहे हैं। जहां तक स्टॉक की कमी है, स्टॉक जरूर एक लिमिटेड है और वो भी चूंकि बारिश के मौसम में खदान नहीं हो पाता, खुदाई नहीं हो पाती, क्योंकि ज्यादातर माइनिंग्स में पानी चला जाता है। अब जाके जब सितंबर अक्टूबर से माइनिंग तेज होगी, ढुलाई तेज होगी, सो हम स्टॉक फिर 10 से 12 दिन के ऊपर मेंटेन कर देंगे। इसके अलावा सरकार बार बार इस बात को क्लेम कर रही है कि भारत सरकार की सौभाग्य योजना के तहत कम से कम 3.25 करोड़ जो नए ग्राहक जुड़े हैं, उनकी उपभोक्ता जो कैपेसिटी है वो बड़ी। उन्होंने घरों में पंखे लगाए हैं, बिजली के बल्ब, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगाए हैं। और दूसरी बात कि कोविड के बाद जब देश की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, औद्योगिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ रही है, ऐसे में बिजली की खपत बढ़ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि न केवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बल्कि देश के जीडीपी ग्रोथ की तरफ मदद करेगा। लेकिन वही जो डिमांड बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए देश के पास सफिशिएंट कोल है, सफिशिएंट पावर स्टेशन है, सफिशिएंट ग्रिड है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी मौजूद है। तो मुझे लगता है कि लगातार अपोजिशंस के आरोपों के बीच में सरकार का ये कहना, दो बड़े मंत्रियों का, कोल मंत्री का और ऊर्जा मंत्री का बहुत साफ कहना, उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव बातचीत में भी कहा था कि मैं दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई क्राइसिस नहीं है और कोई क्राइसिस नहीं होने देंगे, क्योंकि हर एक शहर के लिए रिजर्व यूनिट रखी गई है। दिल्ली की बात करें तो दादरी पावर प्लांट में 1000 मेगावाट का रिजर्व प्लांट है, अगर जरूरत पड़ी तो उससे सप्लाई स्टार्ट किया जा सकता है। सो कुल मिलाकर बिजली संकट और बिजली के बीच में बिल्कुल ये खबर महत्वपूर्ण रह सकती है। कुंदन, जो जानकारी आपने दी है, साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, आपके पास कौन सी बड़ी खबर है आज? तेज प्रताप को लेकर है। आरजेडी में लालू यादव के बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप यादव, और आज चूंकि जयप्रकाश नारायण की जयंती है, इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने अनाउंस किया है कि वो आज गांधी मैदान से जेपी का आवास है वहां तक पद यात्रा करेंगे। और ये पद यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जयप्रकाश नारायण को लेकर ही लालू यादव ने भी अपनी सियासत शुरू की थी, और जिस तरह से आरजेडी के अंदर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच तलवार खिंची हुई है, उस बीच इस तरह की यात्रा निकालना तेज प्रताप यादव के कई मायने हैं इसके। और खास करके चूंकि जो उपचुनाव बिहार में होने हैं, उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि आखिर तेज प्रताप यादव किस पार्टी के तहत वहां पर प्रचार करते हैं, इस पर भी सबकी नजर है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि कल राबड़ी देवी, जिस तरह से पार्टी और परिवार के भीतर जिस तरह से विवाद बढ़ा हुआ है, उसके बाद कल देर शाम राबड़ी देवी पटना पहुंची और पटना पहुंचने के तुरंत बाद वो तेज प्रताप यादव के आवास पर गई और वहां पर तेज प्रताप यादव को मनाने की उन्होंने कोशिश की कि आप यात्रा मत निकालिए। बिल्कुल साकेत, इस मामले में और अपडेट आपसे लेंगे। इसी बीच हमारे सहयोगी गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, खबरों के सेंसेक्स में क्या अपडेट आपके पास आज के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब में तो कांग्रेस में जो इन फाइटिंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही। क्या अगर बात करें कल जो चीफ मिनिस्टर उनके बेटे की शादी थी, वहां पे हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं आपस में जो लड़ाई है वो बढ़ती नजर आ रही है। और आज भी अगर बात करें तो अमृतसर में जाके नवजोत सिंह सिद्धू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि चंडीगढ़ में एक अहम जगह है जहाँ पे प्रोटेस्ट करना था, जो कांग्रेस पार्टी ने कॉल की थी। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि कांग्रेस पार्टी में जो दिल्ली हाईकमांड, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि इसके बाद इन फाइटिंग खत्म हो जाएगी, जैसे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह को निकाला गया। बिल्कुल गुरप्रीत, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन इस वक्त ये वक्त हो चला है खबरों के सेंसेक्स में खबरों का क्रम दर्शकों तक पहुंचाने का। दर्शकों को दो अलग अलग चार्ट हम दिखाते हैं। पहले वो चार्ट से आप समझेंगे कि खबरों के सेंसेक्स में खबरों की अहमियत, खबरों के पीछे की सच्चाई बताने से पहले
खबरों का क्रम क्या रहा था और खबरों के सेंसर्स में हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने जो बातें बताई, जो खबरें बताई, जो उनकी पेचीदगियां बताई, उसके बाद खबरों के सेंसर्स में खबरों का क्रम क्या रहेगा। तो देखिए ये ओल्ड रैंक हमने आपको बता दिया, अब देखिए न्यू रैंक जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कौन सी खबर सबसे ऊपर रहने वाली। देखिए अब इसमें चेंजेस हो चुके हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी खबर आशीष मिश्र की रिमांड पर सुनवाई है। इसके अलावा कांग्रेस का मौन व्रत और हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र बंद। तो आर्यन खान के जमानत पर सुनवाई की खबर पर भी नजर रहेगी। और जो इस वक्त सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में दरार क्या बढ़ रही है, इन समीकरणों को भी आपको तक पहुंचाते रहेंगे हम लोग लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर। फिलहाल